in the last class. Let's revise it. Okay. Good evening. So we were discussing what the rules for use of the. ठीक है, आप the कहाँ पर use करेंगे वो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो जैसे कि मैंने बताया था, when you are referring to a whole family at once, आप किसी का surname use करके आप पूरी family को refer कर सकते हैं. That means if I am saying the Ambanis, that means कि अंबानी family हर एक member को I am speaking about every member of the Ambani family. So using this format, you can like आप किसी भी family को refer इसलिए हैं because you can say यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं. Raymond family, Ambani family, Birla families, these are famous families. So a lot of people know about them. So it becomes something unique and particular. ये जो family है ये एक unique और particular family हो जाती है. A lot of people knows about them. That is why यहाँ पर as a particular यहाँ पर आप इसको द लगाते हैं because there is a definite family you are referring to. Next is when you're referring to a renowned book, these books that are referred in this example, ये सारे books आपके religious books हैं जो अलग अलग religion में use किए जाते हैं to transfer the word of God. कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया. Every religion has their book. So these books are even if a lot of people have not heard or you can say उसको देखने में a lot of people knows about it. तो जब जानते हैं this is known, that means this is definite or particular, that is why you use the before them. Next is यहाँ पर rule number 12 is an important one. ये चीज अगर नहीं भी पढ़ाई है और या पढ़ा भी है तो फिर इससे मैं रिपीट करना चाहूंगी. यहाँ पर लिखा है कि एक कॉमन नाउन को, ठीक है, अ कॉमन नाउन दैट इज यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड. यूनिक यानी कि वो उनका जो अपना काइंड है, उनका जो अपना क्लासिफिकेशन है उसमें वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है. इस कारण उनको आप द लगाते हैं उनके नाम के साथ में बिकॉज दे आर यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड. जो स्टार्स सॉरी सन इज वन ऑफ द स्टार्स. ओके, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है सेलेस्टियल बॉडीज में, सेलेस्टियल बॉडीज में क्लासिफिकेशन आपका सन जो है, सन जो होता है वो स्टार्स में आता है. ठीक है, तो स्टार्स तो बहुत सारे हैं आपके स्काई में बट सन की तरह और कोई स्काई में स्टार्स नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड. अर्थ बहुत सारे, अर्थ जो है बहुत सारे प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में. हो सकता है किसी और सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हों व्हिच वी हैव फाइंड आउट. maybe we will find out later on that there is life, but right now within our knowledge आपके जो भी आपका अर्थ है, अर्थ के जैसा लाइवलीहुड सपोर्ट करने वाला प्लैनेट और कोई so it is यूनिक. एक कॉन्सेप्ट होना व्हाट यूनिक इन देयर ओन काइंड, कुछ अलग है बाकी चीजों से जो उस कैटेगरी में फॉल करता है. यहाँ पे एग्जांपल हुआ है, ये प्लस सी के बारे में बात हो रही है. जो राइटर हो सकता है कि वहीं खड़ा है सी के सामने या फिर उसने पिक्चर देखा किसी चीज का. दे आर टॉकिंग द राइटर और द स्पीकर and the one who is listening, they both particular in this sentence. बट यहीं पर आप ये वाला एक सेंटेंस अगर आप देख लें कि वी गो टू सी एज सेलर, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सी में जाते हैं तो आप एज अ सेलर ही जाएंगे. सेलर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु गोज ऑन अ शिप, अ पर्सन हु गोज ऑन अ शिप. जो शिप चलाते हैं या शिप के क्रू मेंबर्स होते हैं या शिप में जाते हैं उन सबको सेलर कहते हैं. तो सेलर का मतलब ये हुआ कि जो शिप में जाते हैं. शिप आपकी किसी भी सी में जा सकती है, ठीक है, वेरेवर
आप किसी भी कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं जिस सी जिस पोर्ट पे, वहां से आप सी में जा सकते हैं। यू कैन ट्रैवल ऑल अराउंड दी वर्ल्ड वेर एवर द वाटर बॉडीज अलाउ यू। तो आप किसी भी सी में जाएंगे तो आप सेलर ही कहलाएंगे। दैट इज वाई नो पर्टिकुलर सी इज रेफर टू इन दिस सेंटेंस। यहाँ इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर सी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इसीलिए आप द नहीं लगा सकते। इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सारे सीज जो हैं, सारे चीज को एक बार में भी रेफर नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि वी गो टू अ सी एज अ सेलर, इसका मतलब आप एनी सी या फिर ऑल सी एज अ सेलर। बट यहाँ पर वी गो टू सी, वी गो टू सी एज सेलर, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सी में जाएंगे आप सेलर ही कहलाएंगे। सो देयर इज नो सिंगुलर थिंग रेफर टू है, ठीक है। सिंगुलर नहीं है आपका नाउन यहाँ पर, रेफर सिंगुलर चीज को, सिंगुलर मीनिंग नहीं डिपिक्ट कर रहा है और ना ही किसी पर्टिकुलर सी को ये रेफर कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर ना अ लगा है ना ही द लगा है। देयर इज नो आर्टिकल यूज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हेन यू आर रेफरिंग टू द सेम विद द स्पेस। जैसे कि सी में मैंने बताया, उसी तरह अगर आप स्पेस को रेफर कर रहे हैं, तो जब आप स्पेस को रेफर करते हैं तो स्पेस रेफर करने के लिए स्पेस जब आप बोलते हैं, तो जब आप जिस चीज को रेफर कर रहे हैं एज अ स्पेस, वो अगर एक फिजिकल लोकेशन है, एक फिजिकल प्लेस है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, तब वहां पर आप उसके आगे द लगा सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर वहां पर आप स्पेस उस स्पेस को रेफर कर रहे हैं जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, तो उस जगह आप जब स्पेस रेफर करेंगे तब आपका स्पेस जो है वहां पर आप द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर लोकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो भी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो भी है वो स्पेस हो जाएगा। तो उस जगह पर आप, बिकॉज देयर इज नथिंग पर्टिकुलर और सिंगुलर इन दैट क्वांटिटी, आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए वहां पर ना अ लगेगा ना ही द लगेगा, वहां पर आपका सिर्फ स्पेस मेंशन होगा। But when you are mentioning a particular place, like in this example, he tried to park his car there, but the space was too small. यानी कि जहां वो पार्क करना चाह रहा है वहां पर जगह बहुत कम है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लोकेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेस, तो यहाँ पर द लग सकता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आउटर स्पेस, ठीक है, जो आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वाला स्पेस है, बिकॉज देयर इज नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट दैट, इसीलिए वहां पर आप द नहीं लगाएंगे। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज बिफोर द टर्म रेफरिंग, रेफर कर रहे हैं अपना नेशनैलिटी या किसी और का जो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, तो जब भी आप नेशनैलिटी रेफर करते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे? उस नेशनैलिटी के आगे द लगाएंगे। क्यों द लगाएंगे? बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन हैं। देर इज नथिंग सिंगुलर अबाउट दैट, देर इज नथिंग पर्टिकुलर अबाउट दैट। बट इंडिया जो है वो तो सिम एक ही कंट्री है, तो मैं किस चीज को बिलोंग कर रही हूँ? मैं इंडिया को बिलोंग कर रही हूँ। मैं किस कंट्री को बिलोंग कर रही हूँ? एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग कर रही हूँ। तो व्हेन आई एम रेफरिंग माय सिटीजनशिप, यानी कि मेरी हूँ, वो रेफर करने के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेना है, कंट्री का यू कैन से मॉडिफाई करके मुझे उसका रिलेशन बताना है, मेरी किस कंट्री से मैं बिलोंग करती हूँ। इसीलिए यहाँ पर बिकॉज द कंट्री दैट आई बिलोंग इज सिंगुलर और पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द हियर। द इंडियन, द फ्रेंच, द इंग्लिश, सॉरी द अमेरिकन, द इंग्लिश, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए रेफर किया गया है। नेक्स्ट इज जब आप let me share it in the different pic, जहाँ पर आपको ये पूरी चीज दिखेगी।
एडजेक्टिव, जब एक एडजेक्टिव सी, ओके, तो क्या अगर मैं अपना नाम लिखूं तो उसके आगे मैं द नहीं लगा सकती हूँ, राइट? क्यों नहीं लगा सकती हूँ? क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो नॉट नो मी, ठीक है। बट अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा दे रहे हैं, एडजेक्टिव लगाने से पर्टिकुलर कैसे होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, तो ही इज अ क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर। तो अगर मैं वहां पर बेस्ट बैट्समैन करके लिखूं, ठीक है, एनी एट्रीब्यूट दैट ही फेमस, आप यहाँ पर जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति किस चीज के लिए फेमस है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में, बहुत सारे लोग के बारे में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप वहां पर द ब्रेव नेपोलियन इसीलिए द लगा है क्योंकि वहां पर एक एडजेक्टिव जुड़ गया है। एडजेक्टिव जोड़ने का क्या मतलब हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन दैट इज द वन नेपोलियन दैट इज नोन फॉर हिज ब्रेवनेस, ठीक है, दैट इज नोन फॉर हिज ब्रेवनेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इमॉर्टल शेक्सपियर, इमॉर्टल शेक्सपियर का मतलब ये हुआ द राइटर्स आर सेड टू लिव लॉन्गर बिकॉज थ्रू देयर राइटिंग, ठीक है, थ्रू विच वी रिमेम्बर देम, ठीक है, दैट इज व्हाई राइटर्स आर सेड टू बी इमॉर्टल, ठीक है। तो शेक्सपियर, अगर मैं बस इमॉर्टल शेक्सपियर बोलूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसी शेक्सपियर के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने बहुत सारे पोइट्रीज लिखे, बहुत सारे ड्रामास लिखे, विच आर वेल नोन बाय all over the world, people all over the world. So when you're talking about a, yes, when you're talking about a particular person, तो वहां पर एडजेक्टिव जोड़ने का मतलब ये हुई कि या उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। There might be a lot another Napoleon, there might be another Shakespeare, there might be another Caesar, there might be another Sachin Tendulkar. But when you are specifying an adjective, आप जब किसी एडजेक्टिव के साथ, नाम के साथ एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है यू आर मेंशनिंग अ क्वालिटी दैट द पर्सन वाज फेमस फॉर, ठीक है, और द पर्सन इज नोन फॉर, इस इसीलिए बारे में बात हो रही है, इसीलिए वहां पर द लग जाता है। नेक्स्ट इज द इज यूज okay, the is used before what? When you are using ordinals, ordinals क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी गिवन है और यहाँ मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया है पीडीएफ में, दैट what are ordinals and what are ordinals? Ordinals क्या होता है?
जब आप किसी चीज का पोजिशनिंग what are चीज का position, if you are referring to the third apple that means जो तीसरा एप्पल हो सकता है वो रो में रखे हैं, जिस भी तरीके से रखे हैं. if you are talking about 3 apples that means वहाँ काउंटिंग में 1 to 7. if you are talking about the third apple यानी कि आप एक पर्टिकुलर एप्पल जो कि रो में या कॉलम में थर्ड पढ़ रहा है, उस ही पर्टिकुलर एप्पल के बारे में आप बात कर रहे हैं. दैट इज वाई यहाँ पर जब आपका ऑर्डिनल्स लगेगा या पोजिशन लगेगा तो पोजिशन के साथ आप द लगाएंगे. जब आप नंबरिंग लगाएंगे उसके साथ आप द नहीं लगाएंगे बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ओके. Next is if you are mentioning a musical instrument or invention का नाम लिखेंगे या फिर आप musical instrument का नाम लिखेंगे. Invention and discovery is different. I might remind you this in the classroom कि discovery मतलब होता है कि वो चीज already exist करती है आपके environment में. If I'm telling कि there has been a new species discovered in this particular category, तो इसका मतलब है कि वो already exist कर रहा था, हमें अभी पता चला है उसके बारे में. If I'm talking about a new invention, उसको बनाया गया है. For example, your mobile phone, your laptop, your PC, ठीक है, ये सारी चीजें पहले नहीं प्रेजेंट थी, इन्हें बनाई गई है, इन्हें इन्वेंट किया गया है. So inventions are the one thing that is not present before, it has been made by, or you can say some person who has invented it. तो जो चीज इन्वेंशन है वो पर्टिकुलर है क्योंकि पहले नहीं थी, अब पता चल गई उसके बारे में हमें. तो इन्वेंशन इसीलिए है उनके सामने. अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ वो एक कैटेगरी भी हो तो भी एक कैटेगरी में वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर रहा है. जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बीइंग रेफर्ड, इट इज यूनिक इन इटसेल्फ. एक अपने में वो यूनिक है, इसीलिए यहाँ पर उसके आगे आप द लगाएंगे. एंड अ क्लास, ठीक है, आप जब एक पूरे क्लास को, एक पूरे कैटेगरी को रेफर करते हैं, उस केस में भी आप वहां पर द लगाएंगे. बट कैसे लगाएंगे? आई हैव टोल्ड यू इवन बिफोर दैट अब जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि इफ यू आर मेंशनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट्स आप सबको मेंशन करें, ठीक है, या फिर आप व्हीकल, जितने भी व्हीकल है सबको मेंशन करें, तो वहां पर आप अ लगा सकते हैं बिकॉज यूर, आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं, आप जितने भी व्हीकल्स है सबके बारे में बात कर रहे हैं. बट यही अगर इफ यू आर मेंशनिंग टू व्हीलर्स, ठीक है, यू आर मेंशनिंग स्पेसिफिकली द कार्स, ठीक है, जब आप स्पेसिफिक किसी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर आप द लगाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द यंग, यानी कि जितने भी लोग, जितने भी पीपल हु आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ यंग, बेसिकली तो वहां पर द यंग मतलब क्या रेफर कर रहे हैं आप? जितने भी यंग पीपल हैं. द पुअर हु आर कंसिडर्ड टू बी पुअर, जितने भी लोग हैं. द रिच दैट मीन्स द पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी rich. The disabled, that has the people who are considered or have certification for the disability. So when you are mentioning a particular group of person or thing, वहां पर particular है, इसीलिए वहां पर the लगेगा. Next is yours, when a common noun is used, अगर किसी common noun का use करके अपने feelings को express कर रहे हैं sentence में, then it means that you have to use the before that. The moralist in Gandhi revolted against the injustice. यहाँ morality आपका एक abstract noun होता है. Morality means what? Morality का मतलब होता है कि जो मतलब एक सिद्धांतों पे अपने चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें moral
मॉरल जिनके लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव दैट फीलिंग दैट यू हैव टू डू राइट फॉर एवरीवन, ठीक है। जो मोरालिस्ट हैं, मोरालिस्ट वो लोग होते हैं जो उन मॉरल्स के ऊपर अपने जीवन व्हाटएवर लाइफ दे आर लिविंग, दे हाँ वो अपने मॉरल्स के हिसाब से ही अपनी लाइफ जीते हैं। तो जब मॉरलिस्ट को यहाँ पर मॉरलिस्ट को यहाँ रेफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग क्या होगा कि ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है मॉरलिस्ट। बट यहाँ पर मीनिंग जो वो मोरालिटी का, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो फीलिंग होती है मोरालिटी की, वो यहाँ पर रेफर की जा रही है। तो जब फीलिंग को यानी कि कॉमन नाउन लेकर आपने किसका मैसेज भेजा, आपने किसका मैसेज कन्वे करना चाहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, फीलिंग्स का आपने कन्वे करना चाहा, तो इन दैट केस यहाँ पर आप द लगाएंगे। अनदर इन द सेम एग्जाम्पल इनजस्टिस, ठीक है। इनजस्टिस आपका कॉमन नाउन, जजमेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो थ्रू यहाँ पर किस के थ्रू हो रहा है, कॉमन नाउन के थ्रू। इनजस्टिस जो है वो आपका कॉमन नाउन है, जिसको यूज करके आपने मीनिंग किसका कन्वे करना चाहा, जजमेंट का। तो जजमेंट जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब आप किसी कॉमन नाउन का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, तब उस केस में आप क्या करते हैं, द लगाते हैं उस नाउन के आगे। अंडरस्टूड? So the next one is the easy one. When you are mentioning a specific religion or something, ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, द लगाएंगे। हाँ द लगाना है। जैसे कि इफ यू आर मेंशनिंग द हिंदूज या मुस्लिम, यानी कि यहाँ पे एक रिलीजन है, द बीजेपी एक पर्टिकुलर पार्टी है, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्टोरिकल इवेंट, यहाँ एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बारे में सब कोई जानता है, दैट इज व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द हिंदुस्तान टाइम्स पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। द इंटरसिटी इज अ नेम ऑफ अ ट्रेन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू द लोकल ट्रेन, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर ट्रेन, दैट इज यहाँ पर द लगा है। हाँ, द विक्रांत जो एक इंडियन नेवी की शिप है, विक्रांत उसका नाम है, पर्टिकुलर नाम है, दैट इज व्हाई यहाँ पर द लगा है। ओके, a few more rules left in this, then we will be finished with this topic. Okay, 20 नंबर रूल क्या कहता है कि when you are using, यहाँ पर ये चीज हमने डिस्कस की थी नाउन्स में भी, ठीक है। जब आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, देयर आर फ्यू सेंटेंसेस, इफ यू लुक इन द एग्जांपल, द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर वाज प्रेजेंट इन द वाज प्रेजेंट, ठीक है। नाम के आगे लगा है, एक ही पोजीशन के आगे लगा है, और बाद में आपने वॉज यूज किया है। वॉज आप किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। इन अनदर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। यहाँ दोनों ही पोजीशन के आगे आपने द लगाया है और उसके आगे आपने वर लगाया है, जो कि प्लूरल के लिए यूज होते हैं। द ओनली डिफरेंस इन बोथ, मैम दोनों सेंटेंस सही है ना? हाँ बच्चे, दोनों ही सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस में क्या कह रहा है कि द प्रोड्यूसर, हाँ पहला सेंटेंस में प्रोड्यूसर और फाइनेंसर दोनों एक ही पर्सन है, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो फाइनेंस कर रहा है, हाँ वो एक ही पर्सन है। बट सेकेंड सेंटेंस में जो प्रोड्यूसर है और जो फाइनेंसर है, दोनों ही अलग अलग पर्सन है। एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, एक बंदा फाइनेंस कर रहा है। तो जब आप अलग अलग पर्सन को रेफर कर रहे हैं दो पोजीशन के लिए, तब आप वर लगाएंगे, और दोनों ही पोजीशन के, अगर आप एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जब एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और दो पोजीशन वो खुद ही हैंडल कर रहा है, एक ही बंदा प्रोड्यूसर भी है फाइनेंसर भी है, उस केस में आप एक ही पोजीशन के आगे द लगाएंगे, दैट इज इन द फर्स्ट पोजीशन।
अगर आप फाइनेंसर पहले लिख रहे हैं तो फाइनेंसर के आगे लगाएंगे, प्रोड्यूसर पहले लिखा है इसलिए प्रोड्यूसर के आगे द लगा है। तो जो भी सेम पहले होगा लिख तो रहे हैं, मैम, हाँ सेम बच्चे पर्सन। सेम होगा तो, हाँ अगर सेम पर्सन है, जो वही पर्सन है, तब आप एक ही बार द लगाएंगे और वॉज लगाएंगे, बिकॉज सिंगुलर पर्सन है। अगर दोनों अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, फाइनेंसर अलग है, तो दोनों बार द लगाएंगे और वर यूज करेंगे, विच इज यूज फॉर द pronoun, sorry, plural subject of your sentence. Any doubt regarding this? नो नो मैम। मैम। ये बस हाँ ये बस कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये चीज बता दी है। अदरवाइज इसमें कुछ वैसा नहीं है, जो सिंपल चीजें हैं। पहले बहुत कंफ्यूज हो रहा था लेकिन अब क्लियर है। यस मैम। हाँ तो ये सब चीजें बस इतना ही है कि देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर दो जगह लगा है या एक जगह लगा है तो कैसे पता चलेगा विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर दोनों बार लगा है तो दो अलग अलग इंसान है, अगर एक ही बार लगा है तो दोनों एक ही इंसान है, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ये जो एग्जाम्पल था जब हमने नाउन डिस्कस, अ पोएट एंड अ राइटर डाइड टुडे, इसका मतलब कि पोएट और राइटर दोनों ही अलग पर्सन है। अ पोएट एंड राइटर डाइड टुडे मतलब एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और राइटर भी है, और उसकी डेथ हो गई है। so because you are using the article for once, that means you are talking about a single person holding two positions. If you are using the article in both the position, that means दोनों ही person आपके अलग अलग हैं। Understood? हाँ, नेक्स्ट इज अगर आप किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव लगा रहे हैं, यानी कि कंपैरेटिव वर्ड्स जो होते हैं आपको वो यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे अगर द लगाने से क्या होता है, द आपका आर्टिकल नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब क्या करता है आपका, इट मॉडिफाइज व्हाट, करता वर्ब है। इन द सेंटेंस, हाँ वर्ब इन द सेंटेंस, एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, एंड व्हाट, pronoun in the sentence, another verb in, sorry, फिर क्लॉजेस हो गया या फिर अनदर एडवर्ब है उसको मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जब लिखा है कि कंपैरेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या मॉडिफाई हो रहा है। अगर कंपैरेटिव लिखा है कि यूज हो रहा है, इट इज रिटन है दैट द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का क्या मतलब हुआ कहने का, मॉडिफाई। मैम कंपेयर नहीं, कंपेयर करना, दो नाउन में कंपेयर करना मैम। किससे कंपेयर करते हैं बच्चे, नहीं, व्हाट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन, क्या यूज करते हैं आप कंपैरिजन करने के लिए। कौन जैसे बेस्ट और बेटर, कौन बेस्ट है कौन बेड है, इसमें हाँ कंपेयर बच्चे को क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट, बेटर, मोर, ये मोस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। मैम कंपेरेटिव डिग्री हो जाए। एडजेक्टिव बच्चे, एडजेक्टिव होते हैं ये सारी चीजें। यू आर कंपेयरिंग मतलब क्या, आप किसी का एडजेक्टिव किसी का एट्रीब्यूट कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर द किसका मॉडिफिकेशन करेगा, एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन करेगा। यस Okay, so you can look in the example, the more she gets, the more she wants. यहाँ पर क्या हो रहा है कंपैरेटिव कि सुपरलेटिव में एक ही ना continuous, होता है। नहीं बच्चे, कंपैरेटिव होता है मोर, बेटेटिव होता है मोस्ट, बेस्ट, डार्केस्ट, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट। सुप्रीम लेवल ऑफ कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव और हाँ सुप्रीम लेवल ऑफ कंपैरिजन होता है वो सुपरलेटिव होता है। जो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और एडजेक्टिव। फर्स्ट इज योर नॉर्मल एडजेक्टिव व्हेन यू आर मेंशनिंग द एट्रीब्यूट ऑफ सम पर्सन, जब आप सिर्फ बता रहे हैं कि इस बंदे में ये खासियत है। कंपैरेटिव जब आप उस कंपेयर कर रहे हैं। सुपरलेटिव यानी कि आपको लगता है कि आपके नजरिए में जो भी स्पीकर है या राइटर है उस सेंटेंस का,
उसके नजरिए में वो जो भी पर्सन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो उस क्वालिटी में या उस एट्रीब्यूट में सबसे बेहतर है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका सिर्फ कंपैरेटिव यूज हो रहा है, द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में, मतलब सिर्फ कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? द मोर शी गेट्स द मोर शी वांट डिमांड, यानी कि द डिमांड्स और द डिजायर इज गेट इंक्रीजिंग। उसका जो कुछ पाने की चाहत है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, इफ शी गेट्स अ senior manager post, she wants to be the manager. Sorry, if she gets the junior manager post, she wants to be the senior manager. अगर सीनियर मैनेजर है तो उससे ऊपर वाली पोस्ट उसको चाहिए। दैट मीन हाँ, उसका जो भी डिजायर है आगे बढ़ने का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज, यानी कि जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा क्या, अच्छा होने का मतलब क्या होगा? दैट मीन्स यू विल गेट बेटर रिजल्ट। ठीक है, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दैट इज वाई जो रिजल्ट हैं आपके वो बेटर होते जाएंगे। दैट मीन्स द कंपैरिजन इज बीइंग कंटिन्यूस। ठीक है, जितने भी ये जा रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज रिटन मोर देन वंस इन द सेंटेंस, इसका यही मतलब होता है कि आप बार बार उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो देर आर टू मोर रूल्स, वी कैन फिनिश इट। यहाँ पर लिखा क्या है कि जब आप कंपेयर, द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव एंड सिलेक्शन। ठीक है, एंड फॉर सिलेक्शन एंड कंपैरिजन, यानी कि एक में is the stronger of the two. The stronger selection हो रहा है, सॉरी कंपैरिजन हो रहा है, एंड ऑफ द टू, यानी कि दो में से वो जो है, जो पर्सन है वो ज्यादा स्ट्रेंथर कंपैरेटिव है, डिग्री को तो ज्यादा। ईयर से ही पकड़ेंगे, मतलब ईयर से ही होता है जिसमें लगा हाँ, हुआ।